हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है, कक्षा 11वीं में। आज आपको जो पहले आपका जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है शांति के बारे में। आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है और उससे पहले आपको पढ़ाया गया कि संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। रंग भेद के आधार पर ये बातें अपने की गई। 1992 में अपनी बहुसंख्यक असंगठित जाति के बारे में भी जो है दक्षिणी अफ्रीका में कई प्रकार की जो है हथकंडे अपनाए गए। उसके बाद जो दक्षिणी अफ्रीका में जो रंग भेद नीति का जो प्रचलन चला उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। इसलिए आगे देखिए क्या हुआ उसके बारे में अपन बातें कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दक्षिणी अफ्रीका का जो रंग भेद नीति का जो अपन प्रचलन चल रहा है वो देखिए आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार करने वाली रंग भेद नीति इसके उदाहरण हैं। जो मैंने दक्षिणी अफ्रीका के बारे में बताया कि रंग भेद नीति किस प्रकार की है। पश्चिमी देशों में नस्ल भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। पश्चिमी देशों में तो क्या है कि रंग भेद की जो नीति है वो अभी भी जारी है। अब इसका प्रयोग प्राय दक्षिणी और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विभिन्न देशों के अप्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का से जो है दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहाँ शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह के लोग होते हैं। यहाँ जो शिकार होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जो अल्प जाति हैं, अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसान से गुजरता है उसके भीतर शिकायतों को पैदा करता है। जब हिंसा होती है, हिंसादार जो व्यक्ति होता है उसमें कई प्रकार की भावनाएं क्रिएट हो जाती है। एक तो मनोवैज्ञानिक भावना चेंज हो जाती है कि लोगों ने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। दूसरा भौतिक नुकसान उनका होता है, जो घर बने हुए, मकान बने हुए, जहाँ रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो बनी हुई है उनका भी नुकसान होता है। तो वो ये सोच करके शिकायतों को मन कर जो है पैदा करता है। ये शिकायतें पीढ़ी तक कायम रहती है। जो उनके साथ हुआ है तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये शिकायत आगे से आगे चलती रहती है। और जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं वो भी इसी के मुताबिक चलते हैं कि हमारे साथ बुजुर्गों के साथ ऐसा किया गया है। तो ऐसे समूह कभी कभी तो किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर के संघर्ष होता ताज़ा दौर का शुरुआत कर सकते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में विभिन्न समुदाय एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय तक मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास है। जैसे 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जब 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ वो भी एक सबसे बड़ी शिकायत आज भी है। तो देखिए न्यायपूर्ण टिकाऊ जो है 1947 के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें आज भी काफ़ी दशक हो चुके हैं, 70 साल गुजर चुके हैं। आज भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वही उस प्रकार का ही तनाव देखने को मिलता है। ये न्यायपूर्ण टिकाऊ शांति या प्रकट शिकायतें और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्याओं का हल करने में वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच में अधिक संपर्क को प्रोत्साहन करना भी शामिल किया गया है। हिंसा की समाप्ति के बारे में बात करते हैं कि हिंसा की समाप्ति कैसे की जा सकती है। देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक, जिसको कहते हैं यूनिसेफ, क्या कहते हैं, यूनिसेफ के संविधान में उचित ही टिप्पणी की है। क्योंकि युद्ध का प्रारंभ है लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही होना रचा जाने वाला चाहिए। इस तरह के प्रयासों के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांतों ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। अगर आपको आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसे क्या है कि ध्यान देना अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त है। आधुनिक निरोगकारी तकनीकी और मनोविश्लेषण जैसे चिकित्सक पद्धतियाँ भी यहाँ काम कर रही है। तो देखिए निरोगकारी तकनीक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैसे जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो आज भी ये कार्य कर रही हैं।
इसलिए हमने गौर किया है कि हिंसा का प्रारंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती हैं। न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा को निर्मूल करने के लिए भी अनिवार्य है। शांति जिसे संतुष्ट लोगों के समरस यानी समानता, भाईचारे की भावना के लिए सहअस्तित्व के रूप में समझा जाना चाहिए। ऐसे ही समाज की जो है उपज है और संकेत कर सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थ में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और बौद्धिक संसाधन को सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होने चाहिए, जब भी शांति कायम रह सकती है। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? तो हाँ, क्यों, कैसे? तो देखिए, अक्सर ये दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी ये शांति लाने की एक पर्याय पूर्व शर्त जैसे भी होती है। इसलिए तर्क ये दिया जाता है कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर उसकी जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों में मुक्ति संघर्ष को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने से होती है, और इसके कारण ये अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला भी छोड़ जाता है। अगर हिंसा आत्मघाती बन जाती है तो कई नुकसान उठाने पड़ते हैं, जन धन दोनों की हानि होती है। शांतिवाद का मकसद होता है लड़ाकों की क्षमता को कम करके आंकना नहीं है, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। जैसे संघर्ष का एक प्रमुख तरीका है सविनय अवज्ञा है, और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतकरण को उसने व्याप्त करने की कोशिश की गई। जबकि उसमें काम नहीं चला तो उस नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। उसकी प्रेरणा लेकर के मार्टिन लूथर किंग ने भी अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में क्या किया, संघर्ष किया, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। इसलिए आज के लेसन में जो आपको पढ़ाया गया है कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहन कर सकती है, हाँ, हिंसा शांति को प्रोत्साहन कर सकती है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, बाकी की जो और आगे की जो पॉइंट है वो आगे के लेसन में आपको पढ़ाए जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।